नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी संविधान की एक सीरीज है जिसमें हम आपके पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के आपको फैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स और सिंपल भाषा में इनको कवर करते चल रहे हैं। संविधान की आज हमारी 14वीं क्लास हम यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और अब तक के भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए उनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उन सबको कवर किया। अगर आपने इससे पहले की 13 क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करी थी संवैधानिक विकास को लेकर के, और फिर हमने डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान की अनुसूचियां भाग, संविधान सभा, संविधान का निर्माण, उन सबको पूरा डिटेल में और सिंपल नोट्स के साथ कवर किया है। आज के वीडियो में हम भारत की संसद के बारे में बात करेंगे। भारत की संसद के कितने अंग हैं, कौन कौन से इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे राज्यसभा को लेकर, लोकसभा को लेकर, इनकी शक्तियों को लेकर, संरचना को लेकर, अधिकारों को लेकर, उन सबको यहां पर कवर करेंगे। साथ में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि लोकसभा में पहला विपक्ष का नेता कौन था, कब से उनको मान्यता मिली, कब से उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपके संसद वाले टॉपिक को लेकर पूछे जाते हैं। उन सभी को आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे भारत की संसद के बारे में। भारत की संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 कहता है भारत की एक संसद होगी और संसद के 3 अंग होंगे। हमारी संसद के कितने अंग होंगे? 3 होंगे, यह कहता है आर्टिकल 79। कौन कौन से 3 अंग होंगे? एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा। तो अगर आपसे पूछेगा संसद में सदन कितने हैं तो आप 2 बताएंगे, और अगर पूछेगा संसद के अंग कितने हैं तो आप 3 बताएंगे। ठीक है, कई बार ये कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में हो जाता है। जो लोकसभा होती है संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी लोकसभा लोगों का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले संसद का जो एक इंपॉर्टेंट अंग है राष्ट्रपति, इससे रिलेटेड 2-3 बातें उनको देखते हैं। राष्ट्रपति, उनकी शक्तियां, उनके अधिकार, इनसे जुड़े अनुच्छेद और अब तक के सभी राष्ट्रपति के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, बाकी डिटेल आप वहां से देख सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वो संसद में बैठता है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग होता है। कई बार आपको एक क्वेश्चन दे देता है, कहेगा इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, और आपको कथन में दे देगा राष्ट्रपति संसद का अंग होता है और उसके नीचे दे देगा राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। तो वो सदस्य नहीं होता, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। तो कानून कब बनेगा? कोई पहले वो किसी सदन से पारित होगा, फिर दूसरे सदन से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति की उसे अनुमति मिलेगी, उसके बाद पूरा वो कानून बनता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कोई विधेयक, अधिनियम कब बनता है? ऑप्शन दे देता है लोकसभा से पारित होने के बाद, राज्यसभा से पारित होने के बाद, दोनों सदनों से पारित होने के बाद, या दोनों सदन प्लस राष्ट्रपति की अनुमति। तो आप चौथे वाले को टिक करेंगे। ठीक है, दोनों सदन प्लस राष्ट्रपति की अनुमति। तो संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति से संबंधित ये 2 लाइनें कि वो सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन अंग होता है, और दूसरा उसकी स्वीकृति के बाद ही कोई अधिनियम बनता है। अब चलते हैं हमारे दोनों सदनों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, आपको सारी चीजें डिटेल में पता होती हैं, तो आपको चीजें रटने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार हम संविधान को पढ़ रहे हैं कि छोटी से छोटी चीजों को बड़े आसानी से पढ़ जाएंगे ताकि आपको चीजें सीक्वेंस में याद रहें, आपको रटने की आवश्यकता ना हो कि कोई बिल किस तरीके से पारित होता है, कौन सा बिल राज्यसभा में जाएगा, कौन लोकसभा में जाएगा। तो पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, वर्ष 1919 में ब्रिटिश इंडिया में एक ऊपरी सदन बनाया गया और इसे कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा का इतिहास 1919 का जो अधिनियम था वहां से शुरू होता है। एक ऊपरी सदन बनाया गया जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद या राज्य परिषद कहा गया। आजादी के बाद
23 अगस्त 1954 को ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्य परिषद, इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। हमारी संसद में सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक आपका लोकसभा, एक आपकी राज्यसभा। तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है, ऊपरी सदन है, ठीक है। राज्यसभा को दूसरा चेंबर या वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। देखिए, उच्च सदन भले ही राज्यसभा को कहें, लेकिन इसे दूसरा चेंबर कहते हैं। पहला चेंबर कौन है? लोकसभा। तो दूसरा चेंबर या वरिष्ठों का सदन, बड़ों का सदन राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ये डेट सहित आपसे पूछा जाता है, राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। हालांकि इससे पहले 1919 से ही बन चुकी थी राज्य परिषद, लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक इसकी 13 मई 1952 को हुई। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक आपकी डेट सेम है, 13 मई 1952। आपने इसके गठन की डेट याद करनी है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा बनी और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा बनी, ठीक है। बात करेंगे राज्यसभा की संरचना के बारे में, ये कैसी होती है। चलिए, राज्यसभा की संरचना से संबंधित है आपका आर्टिकल 80। इसके तहत कहा गया है राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होंगी? राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें 250 होती हैं या हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा में केवल 245 सीटें हैं। अधिकतम निर्वाचित कितने हो सकते हैं? अधिकतम 250 है, अधिकतम निर्वाचित 238 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 233 ही निर्वाचित होते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं, इनको राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से या ऐसे क्षेत्र से जहां के वे विशेषज्ञ हैं, उनको मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो अधिकतम कितनी है? वर्तमान में कितनी है? निर्वाचित कितने हो सकते हैं? होते कितने हैं? मनोनीत कितने होते हैं? कहां से होते हैं? कौन करता है? इन 3 लाइन के माध्यम से हमने कवर किया। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों को। आपका दिल्ली, वहां पर 3 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर वहां पर 4 सीटें हैं और पुदुचेरी वहां पर आपकी 1 सीटें हैं। तो यूनियन टेरिटरी से आपकी 8 सीटें आती हैं। वर्तमान में आप 4 सीटें यहां पर लगाएंगे। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? यहां से 4 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है, तो ये सीटें अभी खाली हैं। तो वर्तमान में यहां से 4 सीटें हैं, लेकिन आएंगी कितनी? 8 सीटें यहां से आएंगी। 3 ही राज्यों का, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनका प्रतिनिधित्व है। बाकियों की जनसंख्या काफी कम है, उनका यहां पर नेतृत्व नहीं है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किया गया है। हमने सीटें देख ली, किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, यह संविधान की 4थी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। तो संविधान की 4थी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर के। राज्यों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। देखिए, लोकसभा में या राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा किया गया है राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, वो जनसंख्या के आधार पर है। यह क्वेश्चन भी कई बार आया है। वर्तमान में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बंगाल और बिहार में 16। आपको लगभग सभी राज्यों की पता होनी चाहिए किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कौन से राज्य में कितनी विधानसभा है, कितनी विधान परिषद है। उसके ऊपर ऑलरेडी हमारा एक अलग सा वीडियो सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर आया है, आप वहां से पूरी सूची को देख सकते हैं। जो टॉप 5 राज्य हैं, इनको आपको पता होना ही चाहिए। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 3 में ही राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, जिसको हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, हमने हिस्ट्री देख ली, हमने वहां पर कितनी सीटें हैं, कैसे बटा है, उनको कहां बांटा गया है, 4थी अनुसूची में बांटा गया है, उसको देख लिया। अब सदस्य आते कैसे हैं, उनको देखिए। अनुच्छेद 80 के 4थे खंड के अनुसार राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा सांसदों को। और कैसे सदस्य? केवल निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा सदस्य हेतु कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं।
यानी उस जगह का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य नहीं है। मान लीजिए आप उत्तराखंड में वोटर हैं, आप कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यही बात विधानसभा में भी लागू होती है और यही बात आपकी लोकसभा में भी लागू होती है। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, यानी उसी पद्धति से होता है जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति एक अनुपात में लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और फिर वो उन सबकी तरफ से वोट करता है, और वोट सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं करता, वरीयता क्रम में करता है कि उसकी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है और तीसरी पसंद ये है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वैसे ही होता है जैसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए आपके पास क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। एक और बात ऊपर हमने देखी कि उनका चुनाव किस पद्धति से होता है। एक चीज ध्यान रखना, राज्यसभा सदस्यों के लिए जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान नहीं होता, खुले मतदान वहां पर होता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बस यही वाला पॉइंट ज्यादा पूछा जाता है, बाकी तो आपके ये सारे जो अधिकारी हैं उनमें ये लागू होता है, चाहे आप राष्ट्रपति बनने जाएं, उपराष्ट्रपति बने, सांसद बने, विधायक बने, कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो। इस वाले पॉइंट को आपने याद करना है कि सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा की अवधि और सदस्यों का कार्यकाल, अब इसको देखते हैं। राज्यसभा की अवधि, देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 83 का पहला खंड ये कहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे पेपर में राज्यसभा का कार्यकाल बताइए, तो आप कहेंगे यहां एक स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। और अगर पूछेगा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, तो आप कहेंगे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपसे क्वेश्चन बनाएगा राज्यसभा का कार्यकाल बताइए और पहला ऑप्शन दे देगा 6 वर्ष। ज्यादातर आप जल्दबाजी में 6 वर्ष पर ही टिक कर देते हैं। तो 6 वर्ष जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, न कि राज्यसभा का। ठीक है, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि राज्यसभा के हर 2 साल में कितने मेंबर सेवानिवृत्त होते हैं, आप कहेंगे 1/3 सदस्य। राज्यसभा का गठन हमने ऊपर देखा पहली बार 1952 में किया गया। क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था कि राज्यसभा में 1/3 सदस्य सबसे पहले किस वर्ष सेवानिवृत्त हुए। आपने 1958 टिक नहीं करना है, 1954 में 2 साल के बाद ही पहले बैच को सेवानिवृत्त कर दिया था। उस समय लॉटरी के माध्यम से डिसाइड किया गया था कि कौन कौन सेवानिवृत्त होंगे। 1954 में 2 साल के बाद, जैसे कहा गया ना, हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते जाएंगे। तो पहला बैच जो रिटायर हुआ वो 1954 में हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति और सभापति के बारे में। इन दोनों के बारे में आपका आर्टिकल 89 है। ठीक है, 89 किससे संबंधित है, राज्यसभा के पद अधिकारियों के बारे में। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति वाले वीडियो में हमने इसको डिटेल में देखा था। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का वाइस प्रेसिडेंट। उसी सदन के किसी व्यक्ति को राज्यसभा सदस्यों के द्वारा उपसभापति निर्वाचित किया जाता है। अब देखिए, जो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति हैं, सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति, और उपसभापति कौन है, उसी सदन का कोई सदस्य जिसको उस सदन के द्वारा उपसभापति बनाते हैं। क्वेश्चन आता है इनमें से किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो सभापति उपराष्ट्रपति भी होता है तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उपसभापति जो है राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति, वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये थे SV कृष्णमूर्ति राव, ये राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद राज्यसभा से पास किया जाता है। राज्यसभा के सभापति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो राज्यसभा से ही शुरू होती है। हटाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव को लाया जाता है, बस शर्त इतनी है कि उस प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पहले आपको उनको इस प्रस्ताव की सूचना देनी होती है। सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही शुरू होती है, यह कहता है आर्टिकल 67। उपसभापति को अगर हम हटाने की बात करें तो उपसभापति को निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है। आर्टिकल 90 कहता है या तो उनकी सदस्य अवधि खत्म हो जाए, यानी 6 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो जाए, उपसभापति हट जाएगा।
अपने सभापति को त्याग पत्र दे दे। जो राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति, उनको इस्तीफा देते हैं। और सभापति किसको देंगे? सभापति राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अपना इस्तीफा। राज्यसभा के समस्त सदस्यों के द्वारा बहुमत से संकल्प पारित करके ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यानी उपसभापति के लिए भी वही प्रोसीजर है। आप एक प्रस्ताव लाइए, उसे पारित कर दीजिए, उपसभापति हट जाएंगे, बस 14 दिन पहले उनको बता दीजिए। ठीक है। राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये सिर्फ सभापति नहीं है, ये उपराष्ट्रपति भी है। और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। जबकि लोकसभा में कैसा चलता है? लोकसभा में जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष को देता है लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? सभापति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा और उपसभापति अपना सभापति को देगा। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। यानी इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लेकिन अगर मत बराबर हो जाए, वोट बराबर हो जाए किसी विधेयक पर, तो ये निर्णायक वोट दे सकते हैं। अब बात करेंगे राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों के बारे में। सबसे पहले इनकी विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा कहने को तो उच्च सदन है, लेकिन इसकी शक्तियां लोकसभा से कम होती हैं। ठीक है। विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं? विधायी शक्तियां यानी किसी कानून को लेकर, किसी विधेयक को लेकर क्या क्या अधिकार हैं इनके पास। पहला, गैर वित्तीय विधेयकों में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। यानी जो ऐसे विधेयक के जो वित्त से संबंधित नहीं है, जो गैर विधेयक हैं, उनमें दोनों की शक्तियां बराबर हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को सीमित शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि 14 दिन में वापस नहीं किया तो बिल पारित माना जाता है। जो धन विधेयक है, राज्यसभा उसे कितने अवधि तक अपने पास रोक कर रख सकती है? मैक्सिमम 14 दिन। बहुत बार यह क्वेश्चन आया है। ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न उसमें कोई संशोधन कर सकती है। वो सिर्फ 14 दिन के भीतर लोकसभा को उसे वापस करेगी। अगर देना हो तो सुझाव या सिफारिश दे सकती है, खुद से कुछ चेंज उसमें नहीं कर सकती। और इन सुझाव या सिफारिश को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। तो धन विधेयक के मामले में, वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा की पावर ज्यादा है। इस पॉइंट से यहां पर हमने क्लियर किया कि राज्यसभा को अधिकार नहीं है कि उसको वो अस्वीकार कर दे, उसमें कुछ भी चेंज कर दे, सिर्फ सिफारिश कर सकती है। ठीक है। तीसरी है, संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा के समान राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त हैं। यानी वित्त विधेयक के अलावा जितने विधेयक हैं, चाहे वो आपके साधारण हो चाहे संविधान संशोधन हो, इसमें दोनों सदन बराबर हैं। धन विधेयक के मामले में लोकसभा शक्तिशाली है। विशिष्ट शक्तियों की बात करें तो ये राज्यसभा की स्पेशल पावर्स हैं। इनको देखिए। पहली स्पेशल पावर्स है, 2 स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के पास। यानी 2 ऐसी चीजें हैं जिनके मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा शक्तियां हैं। पहला है, राज्यसभा के प्रस्ताव पर ही संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। आप जानते हैं संसद को अधिकार है केंद्र सूची यानी जो संघ सूची है और जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का। लेकिन अगर राज्यसभा से कोई प्रस्ताव पारित हो जाए कि ये जो राज्य सूची का विषय है ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो फिर संसद को अधिकार मिल जाता है उस पर विषय पर कानून बनाने का। तो ये शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास, कि वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 249 इससे संबंधित है। इसके तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और एक बार 249 के तहत ऐसा कर दिया तो उस विषय के ऊपर संसद कानून बना सकती है। दूसरी शक्ति है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेष अधिकार राज्यसभा को है। नई अखिल भारतीय सेवाएं अगर सृजित करनी हो तो उसका अधिकार भी किसको है? राज्यसभा को है, आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है। अन्य शक्तियों की बात करें तो लोकसभा भंग होने की स्थिति में आपातकाल की अवधि बढ़ाने का अधिकार राज्यसभा को है। यानी इमरजेंसी लागू है, लोकसभा विघटित है और इमरजेंसी को बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है? राज्यसभा बढ़ा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आता है, इसे हमने ऊपर क्लियर किया। तो ये आपकी राज्यसभा थी, उसके निर्वाचन, उसकी संरचना, कैसे निर्वाचन होता है, कितनी उसकी शक्तियां हैं, क्या क्या अधिकार हैं, सभापति, उपसभापति, उन सबको हमने यहां पर देखा। कौन सदस्य है, कौन नहीं है, कैसे बनते हैं, उस सारी चीजें हमने कवर करी। अब बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा को पहला चेंबर या चर्चित सभा कहा जाता है। ठीक है।
दूसरा चेंबर राज्यसभा को कहते हैं, पहला चेंबर लोकसभा को कहते हैं। इसे चर्चित सभा भी कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा यहां पर प्रतिनिधियों को चुना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन यानी निचला सदन या जनप्रिय सदन, लोगों का सदन, ये सारे नाम किसके हैं? लोकसभा के, ठीक है। अब ऐसे ही जैसा हमने राज्यसभा को कवर किया, अब लोकसभा को देखेंगे। सबसे पहला आता है लोकसभा की संरचना। देखिए क्वेश्चन आता है संसद का उल्लेख, संसद के संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आप कहते हैं 79। राज्यसभा से संबंधित कौन है? राज्यसभा की संरचना से संबंधित है आपका आर्टिकल 80 और लोकसभा से संबंधित है आपका 81, ठीक है। अब लोकसभा की संरचना 81 में है। यह कहता है लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे? यह है आपके 550। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है। पहले 552 थी, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियनों को यहां पर मनोनीत किया जाता था, अब उसे खत्म कर दिया गया है। तो अब पूछेगा कितनी है संख्या? आप कहेंगे 550। राज्यों से कितने सदस्य चुनकर आते हैं? राज्यों से 530 सदस्य चुनकर आते हैं और यूनियन टेरिटरी से 20 सदस्य यहां पर चुनकर आते हैं। वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा में? वर्तमान में 543 सीटें हैं। जो चुनाव भी होते हैं आम चुनाव, वो इन्हीं 543 सीटों के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। इसी प्रकार लोकसभा में मैक्सिमम आपकी 550 हैं, लेकिन चुनाव कितने के लिए होता है? अभी 543। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। जो लोकसभा में 2 सदस्य चुने जाते थे और विधानसभा में 1-1 सदस्य, अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है, ठीक है। कौन सा संशोधन है? यह भी पूछा जाता है। लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? 84। एसटी के लिए कितनी है? 47। टोटल कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं लोकसभा में? 131 सीटें। इन दोनों को जोड़कर यह भी पूछा जाता है। आर्टिकल 330 में यह बताया गया है। लोकसभा में प्रतिनिधि लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा। 5 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। सबसे पहला यूपी आता है 80 सीटें, महाराष्ट्र 48, बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। इन टॉप 5 को ध्यान रखेंगे। अब लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? चलिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है लोकसभा क्षेत्रों को। वहां की जनता फिर वोट करती है, जिस नेता को चुनती है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसका निर्वाचन हो जाता है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजयी माना जाता है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पे गुप्त मतदान के द्वारा होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी एक उम्र के बाद के जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसको वोटिंग अधिकार होगा। भारत में ये उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे वोट करते हैं और अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है। लोकसभा सदस्य के लिए क्या क्या चाहिए? लोकसभा के लिए अर्हताएं 102 में है। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, नॉर्मल सी बात है, सब में आती है। मानसिक रूप से विकृत ना हो, यह भी आप राज्यसभा में भी जोड़कर चलिए, सब जगह आता है। इसके अलावा दिवालिया ना हो, यह सब आता है। मेन पॉइंट है यहां पर न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा का बनने के लिए कितनी चाहिए थी? 30 वर्ष। लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष। हमने ऊपर देखा जब हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। तो ये अलग अलग उम्र आपसे पूछी जाती है, ठीक है। लोकसभा की अवधि कितनी होती है? चलिए देखते हैं। लोकसभा की अवधि पहली बैठक की तिथि से 5 वर्षों तक होती है। नए लोकसभा के चुनाव हुए, उस नए लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उस अवधि से लेकर 5 वर्षों तक इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। ये एक टेम्पररी सदन है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह नहीं है कि निरंतर चलता रहेगा। तो इसकी अवधि है पहली बैठक से लेकर 5 वर्षों तक। यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है। तो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा विघटित हो सकती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भंग कर सकता है और ऐसा अब तक 8 बार किया जा चुका है। क्वेश्चन आता है पहली बार कब किया गया? तो बस पहली बार का याद कर लीजिए 1970। अभी तक कुल 8 बार लोकसभा को
5 वर्ष से पहले भंग किया गया है 70, 77, 79, 84, 89, 91, 97 और 99 में। ठीक है। आपात स्थिति के दौरान लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। हमने 3 कंडीशन देख लिया। एक तो जब लगातार 5 वर्ष तक चले, दूसरी जब 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाए तो कौन कर सकता है, कितनी बार हुआ है, हमने देखा। तीसरी कंडीशन है मान लीजिए इमरजेंसी लगी है तो आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि बढ़ा सकते हैं। एक बार में केवल 1 वर्ष अवधि बढ़ा सकते हैं और ऐसा कितनी ही बार कर सकते हैं। यानी मान लीजिए इमरजेंसी लगी है, जैसे 1975 में लगी थी, तो 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और उसके बाद 1977 में 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। और यही जो छोटा सा प्रश्न है, यही आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप कहेंगे 1 वर्ष, और फिर दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में बढ़ाया जा सकता है, यानी एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कितनी बार कर सकते हैं, तो ऐसा कितनी भी बार कर सकते हैं। ठीक है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था 1-1 वर्ष के लिए। आप कितनी भी बार बढ़ा लीजिए, बस एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ा पाएंगे। सिंपल भाषा में जैसा हमने कहा, संसद जितनी बार चाहे ऐसा कर सकती है, कार्यकाल बढ़ा सकती है, बस शर्त यह है इमरजेंसी लगी हो और एक बार में 1 वर्ष। आपातकाल लागू न रहने पर किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं रह सकती लोकसभा की अवधि। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था और 44वें संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 वर्ष का कर दिया गया। 42वां जो संशोधन हुआ 76 में, इसमें यह किया गया कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्षों का कर दिया, बाद में इसे दोबारा से 5 वर्ष किया गया। ठीक है। संसद सदस्यों का पद रिक्त होना। किन किन कंडीशन में संसद का सदस्यों का पद खाली हो सकता है। क्वेश्चन आता है ना, आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति विधायक और सांसद दोनों बन जाए तो कितना दिन का समय मिलता है, कौन सी सीट खाली होगी, उस तरीके का। देखिए, यह दोनों सदनों पे लागू होता है, इसलिए संसद लिखा है। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन की अवधि तक बिना सदन की अनुमति के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को खाली घोषित कर देगा। कितने दिनों तक एब्सेंट रहने पर आपकी सदस्यता चली जाएगी, बहुत बार आया है 60 दिनों तक। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, कोई व्यक्ति एक ही समय संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, यानी आप सांसद भी बन जाएं और विधायक भी बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति दोनों में एक साथ निर्वाचित होता है, उसे 14 दिन के भीतर विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा उसकी सांसदी चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति विधायक और सांसद दोनों बनता है, आप अपने विधानमंडल की सीट को खाली कर दीजिए। अगर आपने नहीं करी तो आपकी सांसद वाली सीट चली जाएगी। ठीक है। तीसरी है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, राज्यसभा में और लोकसभा में, उसे फिर 10 दिन का समय मिलता है। 10 दिन में उसे बताना होता है कि वो किस सदन में रहना चाहता है, लोकसभा या राज्यसभा। अगर वो 10 दिन में नहीं बताएगा तो जो उच्च सदन है राज्यसभा से, उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर विधानमंडल और संसद में चुनता है तो 14 दिन और दोनों सदनों में चुनता है तो 10 दिन। ठीक है। लोकसभा के पदाधिकारी, अब इनको देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा अपने सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है, यानी अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है लोकसभा। आर्टिकल 93। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग से किसी शपथ का प्रावधान नहीं है, ये लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है। पहला ऑप्शन होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है संसद का वरिष्ठतम सदस्य, इस तरीके से, और चौथा ऑप्शन देता है शपथ की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं ये नॉर्मल सदस्य की ही शपथ लेते हैं, अध्यक्ष के लिए कोई अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है, यानी उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम. अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है। पहली लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से शुरू हुआ, 4 अप्रैल 1952 तक ये चला, 1957 तक ये चला। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है लोकसभा का गठन या लोकसभा की जो पहली लोकसभा थी उसका कार्यकाल, तो यह है 17 अप्रैल से 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। पहली बैठक इसकी 13 मई को ही होती है, जिस दिन राज्यसभा की होती है। तो पहली बैठक दोनों की सेम है, बस आपने गठन की तिथि को याद करना है। ठीक है।
लोकसभा अध्यक्ष काफी महत्वपूर्ण पद होता है, इसकी क्या क्या शक्तियां हैं उनको देखिए, फिर हम लोकसभा की शक्तियों को देखेंगे। अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना और कार्यवाही को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना होता है, यानी बैठकों को प्रॉपर तरीके से चलाना किसका काम है? लोकसभा अध्यक्ष का। मतभेद होने की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये पॉइंट बहुत बार पेपर में आया है कि किसी विधेयक के धन विधेयक है या नहीं होने की पुष्टि कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसके डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला करने का अंतिम अधिकार भी किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, सदन में कौन कब और कितना अवधि तक बोलेगा, इसका निर्णय कौन करता है? यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। एक पेपर में यह क्वेश्चन आया था कि कोई व्यक्ति सदन में कब और कितना बोलेगा, कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन दिए जाते हैं कि उस दल के जितने सदस्य हैं उसके अनुसार होगा, सरकार डिसाइड करेगी, कोई समिति डिसाइड करेगी, या लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। ठीक है, अध्यक्ष का कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दें, और सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है, यानी गणपूर्ति कोरम जिसको कहते हैं। अगर कोरम पूरा नहीं है, कोरम होता है 1/10, लोकसभा में 550 सदस्य हैं, अगर 55 सदस्य वहां पर अवेलेबल नहीं है तो बैठक नहीं हो सकती। लोकसभा के अध्यक्ष को अधिकार है कि वो बैठक को स्थगित कर दे। ठीक है, कई बार कोरम पूछा जाता है कितना है, तो 1/10 है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों एवं आचरण के संबंध में न तो चर्चा की जा सकती है और न उसकी आलोचना की जा सकती है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? यानी जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं लोकसभा की, उन सबके अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अधिकारी होता है प्रोटेम स्पीकर। 2 क्वेश्चन आते हैं प्रोटेम स्पीकर को लेकर। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। और दूसरा, मुख्य कार्य क्या है इसका? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, और बाकी जितने सारे सदस्य होते हैं जो नए आते हैं, चुनकर आते हैं, उन सबको शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है, साथ में नए अध्यक्ष का चुनाव कराना। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रक्रिया क्या है उनको देखिए। अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष को इस्तीफा देता है, यानी आपस में एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा एक संकल्प पारित कर इन्हें पद से हटा सकती है। इस बात की सूचना 14 दिन पहले देनी होगी, सेम वही जो राज्यसभा में था। लोकसभा विघटन पर भी वह नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रहेगा? लोकसभा का विघटन हो गया, नए चुनाव हो गए, नए चुनाव के बाद नई लोकसभा बनेगी, और जिस दिन उस नई लोकसभा की पहली बैठक होगी उस दिन तक वो अपने पद पे रहेगा। जब पहली बैठक होगी तो फिर से कोई प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाएगा, फिर वही प्रोसेस चलेगी, फिर वो सबको शपथ दिलाएगा, और फिर जब सब शपथ ले लेंगे फिर एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है, लोकसभा की क्या शक्तियां हैं उनको देखिए। सबसे पहले विधायी शक्तियां। सभी विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के बराबर या उससे ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा से ज्यादा प्राप्त हैं, बाकी विधेयकों में राज्यसभा के समान प्राप्त हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, कई बार पूछा गया है। संयुक्त बैठक की स्थिति में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, लोकसभा का ज्यादा दबदबा रहता है, क्योंकि जब संयुक्त बैठक होगी तो उसमें लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अध्यक्षता कौन करता है? ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा का अध्यक्ष। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, ये किसको प्राप्त है? ये भी लोकसभा को प्राप्त है। कैसे? देखिए, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उसकी शक्तियां कौन प्रयोग करता है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, यानी जो कानूनों को फॉलो करवाते हैं वो कौन है? कार्यपालिका। तो मेन कार्यपालिका में कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इससे कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है, यानी जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति, खासतौर पे लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका है? किस सदन के माध्यम से है? लोकसभा का। ठीक है, अगली है वित्तीय शक्तियां।
वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां हैं, जैसा हमने देखा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन एक ही पॉइंट है, जो लोकसभा की शक्तियां हैं वो राज्यसभा की कमजोरियां हैं, वही चीज है। ठीक है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये आपका लोकसभा से संबंधित हमने डिटेल में कवर किया। एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपके संसद में नेता और विपक्ष के नेता, इनको लेकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसा हमने शुरू में बोला था, सदन का नेता कौन होता है? देखिए, सदन का नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, तो सदन का नेता ज्यादातर पीएम होता है। अगर पीएम लोकसभा में है तो वो किसी मंत्री को, किसी सदस्य को नहीं, किसी मंत्री को लोकसभा में सदन का नेता बना सकता है। ठीक है, सदन का नेता हमेशा, अगर उस सदन में लोकसभा में प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री होगा, और अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो किसी मंत्री को बनाएगा। राज्यसभा में भी किसी मंत्री को बनाया जाता है सदन का नेता। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं विपक्ष के नेता को लेकर। देखिए, विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। लोकसभा में वर्तमान में 55 और राज्यसभा में 25। यानी अगर आपको लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना है तो आपके दल के पास 1/10 सीटें होनी चाहिए। लोकसभा में 55 सीटें आपके पास होनी चाहिए, राज्यसभा में 25 सीटें। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विपक्ष के नेता को किसका दर्जा प्राप्त होता है? कैबिनेट मंत्री का। यानी जो भत्ते, जो सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं, वही विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता को मिलती हैं। यह व्यवस्था 1977 से करी गई थी। ठीक है, विपक्ष के पहले नेता कौन थे? देखिए, जब भारत में चुनाव होने शुरू हुए 1952 के बाद, तो 1952 में पहले लोकसभा चुनाव, 1957 में दूसरी बार, 1962 में तीसरी बार। हर बार विपक्ष को उतनी सीटें कभी मिली ही नहीं कि कोई विपक्ष का नेता बन सके। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती थी, दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, जिसको 15-20 सीटें मिलती थी, चाहिए कितनी होती थी? 50 के अराउंड। तो पहली बार विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त अगर नेता बना था वो 1969 में बना था। ठीक है, जिसको लोकसभा अध्यक्ष की ओर से मान्यता दी गई कि यह विपक्ष का नेता है, इसके दल के पास 55 सीटें हैं। तो पहला विपक्ष का नेता लोकसभा में राम सुभग सिंह बने थे और राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा बने थे। इनके नाम पूछे जाते हैं खास तौर पर लोकसभा में। तो लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता, मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। ठीक है, और पहली बार कब मान्यता मिली थी? 1969 में। इस चीज को भी ध्यान रखना। जो ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ है आइवर जेनिंग्स, इसका नाम भी आपने कई बार देखा होगा, कई सारी इसने इंपॉर्टेंट टिप्पणियां की हैं। इसका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, इसने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। इस चीज को भी ध्यान रखना कि विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत की संसद के बारे में, राज्यसभा लोकसभा के कैसे वो बनती हैं, कौन कौन उनके सदस्य होते हैं, कैसे उनकी शक्तियां हैं, क्या क्या है, सबको देखा। अगले वीडियो में हम संसद के सत्रों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से विधेयक होते हैं, कैसे वो पारित होते हैं, उनको देखेंगे। संसदीय समितियां आपकी कौन कौन सी हैं, उनको देखेंगे, और सदन के, संसद के जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है उनको कवर करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।